नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटी के सेगमेंट को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से चैप्टर नंबर 3 जो है आज उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग जब टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर पॉलिटी का। चैप्टर नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व। क्या बातें कही गई हैं? चुनाव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव व चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चूँकि डेमोक्रेसी होता ही है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता पर, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में अगर जनता से व्यक्तियों को चुनना है तो चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो लोकतंत्र का आधार भी चुनाव ही है और जनता में से चुन के आना चाहिए व्यक्ति। साथ ही चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है और उसी प्रकार बिना लोकतंत्र के चुनाव भी असंभव है, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर पारदर्शी तरीके से चुनाव भी नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का आधार है, परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती, इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया गया है। इसी के साथ प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति, हर एक, जैसे कोई भी बिल पारित करना हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति से वोटिंग कराई जा सके, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इस विशाल जनसंख्या में ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने प्रतिनिधि चुन करके हम लोग भेजते हैं और जिसके माध्यम से हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार हैं: लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, एक दलीय प्रणाली इत्यादि। जैसा कि एक दलीय चाइना में है। ठीक है, तो कई सारे प्रकार हैं, लोकतांत्रिक भी है, अलोकतांत्रिक है, समानुपातिक है और संचित मत प्रणाली है, इसके अलावा एक दलीय प्रणाली। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफ्रेज एकमात्र ऐसा जो अनुच्छेद है जिसे संविधान सभा में सर्वसम्मति से इसको माना था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को, कि जो भी व्यक्ति, वर्तमान में तो 18 साल है, कि 18 साल की उम्र जो भी पार कर लेगा वो हर एक व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी होगा, न किसी लिंग के आधार पर, न किसी जाति के आधार पर, जन्म स्थान, भाषा, इसके आधार पर नहीं। अगर वो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की उम्र पार कर लिया है तो उसे वोट डालने का अधिकार भारत में होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस ज़रूर बताने हैं। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि 18 साल की उम्र कब की गई और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने के अधिकार 18 साल की उम्र के बाद दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था करती है। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वो चुना जाता है। ठीक है। फर्स्ट पोल की सिस्टम है कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली भारत में अपनाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये एक डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। वहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, इसमें जनता चुनाव नहीं करती, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा वहाँ पर चुनाव होता है। इसके अंतर्गत जैसे 3 कैंडिडेट्स हैं तो 3 के तीनों को वोट देना है, जिसमें प्रेफरेंसेस चूज करने होते हैं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन से हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर चूज करना होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्थानीय सरकार व राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। तो चाहे वो नगर निगम हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तो पंचायती राज के चुनाव और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो हैं वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों की सीटों में
के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था अपनाई गई। इसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित होगी। तो क्या था, ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। मतलब ये कि किसी विशेष क्षेत्र में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत अगर देखी जाए तो 1909 में की गई थी मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से। तो मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था उसमें शुरुआत हुई थी इसकी पृथक निर्वाचन मंडल की, कि किसी विशेष क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम्स, किसी विशेष क्षेत्र में सिर्फ सिख या ईसाई ये लोग वोट डालेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसके अंदर सीटें तो आरक्षित होंगी लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको दिया जाएगा। तो हर एक व्यक्ति का अपना डिसीजन होगा, लेकिन इसमें यह रहेगा कि एक लिमिटेड क्राइटेरिया होगा कि इन्हीं में से आपको चुनना है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई है हमारे संविधान में, न कि पृथक निर्वाचन मंडल की। ठीक है, सभी मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन प्रत्याशी केवल किसी विशेष समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वो सीट आरक्षित होगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, इसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भी इससे सहमत है, फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त कुछ चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देता है। स्वयं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट है चुनाव। चुनाव क्या होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। प्रतिनिधि क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में, संसद या विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। मतलब अपने नुमाइंदे भेजना, उसी को प्रतिनिधि कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपने भेजा है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर, हाथ उठाकर या रोजमर्रा दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे अगर आप स्कूल कॉलेजेज में जाएं तो वहाँ पे मॉनिटर के इलेक्शंस कई बार डायरेक्ट हाथ उठा के कर दिए जाते हैं कि आप इस क्लास के मॉनिटर हो, आपके फेवर में ज़्यादा हाथ उठे तो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। ठीक है, आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक जगह पर सारे लोग खड़े होकर डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है कि ठीक है हमारा प्रतिनिधि है, वो डिसीजन लेगा, वो हमारे लिए ही हित में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव लोकतंत्र के बिना अधूरा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है भारत में चुनाव व्यवस्था। भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम एवं कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा गया है। विधायिका ही कानून बनाने का काम करती है, जबकि जो एग्जीक्यूशन है उसका काम कार्यपालिका करती है, उसे लागू करवाने का काम। ठीक है, चुनाव व्यवस्था में चुनाव का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, आदि सब कुछ जो कौन करेगा, चुनाव आयोग जो है वो उसको स्पष्ट रूप से बताता है। चुनाव आयोग। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री सुकुमार सेन। तो ये भी याद रखिएगा कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होता है, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही क्यों ना हो। इसमें 50% +1 की कोई गारंटी नहीं है, पाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो व्यक्ति सर्वाधिक वोट पाएगा वही जीतेगा। नेक्स्ट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव में से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितने सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। ठीक।
ठीक है, मतलब ये कि किसी जगह पर 3 सीटें चाहिए और उसमें एक लिस्ट जारी करेगी पार्टी और उस हिसाब से अपने 3 सीटों के लिए कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कर देगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार हैं। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। ठीक है। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा का इलेक्शन भी इसी प्रकार से होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, और यहाँ पर सीटों का बंटवारा इसी अनुपात में किया जाता है, यद्यपि चुनाव होता है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? यह प्रणाली सरल है। एक तो उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीतिक एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है और देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ठीक है। तो सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है जनता के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। सरकार कौन बनाता है? वो प्रतिनिधि फिर जाके सरकार का चुनाव करते हैं कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मैंने पहले ही बताया कि 18 वर्ष की आयु के ऊपर कोई भी नागरिक जो मत देने का अधिकार है, उसे जाति, लिंग या भेदभाव, किसी भी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चुनाव सुधार। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने का प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यता निर्धारित करना अभी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अभी कुछ बहुत सारे सुधार होते भी जा रहे हैं, लेकिन अभी और ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन ये है कि राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, इस पर निबंध आ चुका है IAS में, तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा निबंध मत लिखिएगा, सिर्फ 500 वर्ड्स में लिखने की कोशिश स्वयं से कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।